आज के टाइम पे जब भी हम लोग किसी बिजनेस के बारे में सोचते हैं, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, स्टार्टअप करने के बारे में सोचते हैं, तो लोग हमें एक रिकमेंडेशन जरूर से देते हैं कि भाई एक काम कर, पर्टिकुलर ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लो। और यहाँ पर ये फ्रेंचाइजी जो है उसके ऊपर बहुत से भी स्कैम्स भी हुए हैं और बहुत सी फ्रेंचाइजी ऐसी भी रहती है जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल चलती है और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे निकाल करके देती है। पर यहाँ पर क्या हमें फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए? अगर फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए तो हमें किस ब्रांड की लेनी चाहिए, या फिर ऐसे कोई एक गाइड मिल जाए जिससे हमें पता चल जाए कि फ्रेंचाइजी अगर ले रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम लोग फ्रेंचाइजी दे रहे हैं तो भी हमें उन पॉइंट्स को कंसिडर कर लेना चाहिए अपने ऊपर, ताकि हमारा बिजनेस जो है वो और अच्छा ग्रो कर सके। अगर हम किसी को अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी देते हैं तो यहाँ पर वो कौन सी चीजें हैं, किस किस तरीके की वो चीजें बनी होती है, कौन से फैक्टर्स उसमें आते हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हैशमी लाइफ चैनल पे। मैं हूं सुनील जांगीर, डिजिटल ग्रोथ बिजनेस कोच। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे कुछ फैक्टर्स के बारे में, कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपको कंसिडर कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप किसी भी बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हो। पॉइंट नंबर 1, आपको यहाँ पे सबसे पहले ब्रांड की रेपुटेशन जरूर से चेक कर लेनी है। ब्रांड जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, ब्रांड की यहाँ पे रेपुटेशन कितनी अच्छी है, पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं, नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, पब्लिक जो है वो ब्रांड को किस तरह से ट्रस्ट कर रही है, पब्लिक ब्रांड को किस तरह से रिएक्ट कर रही है, सारी चीजें सबसे पहले ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे किसी ब्रांड के अंदर फंस गए जिसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो आपकी फ्रेंचाइजी को लॉस होना नेचुरल सी बात है, उससे आपको कोई भी यहाँ पे बचा नहीं सकता है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना है कि यहाँ पे फ्रेंचाइजी का बिजनेस मॉडल कैसा है, फ्रेंचाइजी आपको जो दे रहा है उसका बिजनेस मॉडल किस तरह से काम करता है, प्लस आपको जो फ्रेंचाइजी मिल रही है उसका बिजनेस मॉडल किस तरह से काम करता है। दोनों चीजें आपको यहाँ पे कंसिडर कर लेनी जरूरी है। फ्रेंचाइजर का बिजनेस मॉडल किस तरह से काम कर रहा है, यानी कि वो फ्रेंचाइजी देने के बाद में किस तरह की सेल्स सर्विस आपको दे रहे हैं, फ्रेंचाइजी देने से पहले आपको किस तरह की पेमेंट्स वगैरह करनी पड़ती है, क्या उसके टर्म्स कंडीशंस है, रॉयल्टी फीस क्या है, कितना आपको प्रॉफिट मार्जिन में रहने वाला है, वो सारी चीजें देख लेनी है। उसके बाद में आपका जो बिजनेस मॉडल रहने वाला है, यानी कि आपके यहाँ पे आइडियल कस्टमर्स कौन रहने वाले हैं, उन्होंने बिजनेस प्लानिंग में क्या क्या एसओपीज दे रखी है, क्या क्या उन्होंने प्रोसेस दे रखे हैं, किस तरह की उनकी प्लानिंग्स रहती है, मार्केटिंग में कितना हेल्प करते हैं, वो सब बिजनेस का जो प्लान है वो आपको यहाँ पे समझ लेना जरूरी है। उस बिजनेस को आपको यहाँ पे समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इन चीजों का पता नहीं चल पाता है, अगर आप ये चीजें फ्रंट साइड में नहीं लेके आ सकते हो तो आपको यहाँ पे बिजनेस का ज्यादा नॉलेज नहीं होने वाला, उनके फ्रेंचाइजी का ज्यादा नॉलेज नहीं होने वाला। और ज्यादा नॉलेज अगर किसी चीज में नहीं होता है आपको लॉस उसके अंदर हो सकता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है उनका प्रूवन सेल्स रिकॉर्ड। यहाँ पे जितनी भी फ्रेंचाइजीज जो होती हैं उनको एक चीज जरूर से ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी अपन कोई फ्रेंचाइजी लेने जाते हैं तो एक चीज हमें जरूर से ध्यान रखनी है कि उनके जितने अदर फ्रेंचाइजीज हैं, जो उनके अदर बिजनेसेस जहाँ पे चल रहे हैं वहाँ उनके सेल्स के रिकॉर्ड क्या है, कितनी सेल्स वहाँ पे हो रही हैं, वीकेंड के अंदर कितनी है, वीकडेज में कितनी है, और यहाँ पे स्पेशल ओकेजन्स पे कितनी है, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के टाइम पे कितनी है। वो सारी चीजें जो है वो आपको नोटिस करने जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पे टियर 1 सिटीज के अंदर क्या सेल्स रेशियो है, टियर 2 सिटीज में अगर फ्रेंचाइजी है तो वहाँ क्या सेल्स रेशियो है, आप टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर हो या टियर 1 सिटीज के अंदर हो, वहाँ पर सेल्स का क्या सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे सेल्स कितनी आ रही है, वो सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हो तो आपको यहाँ पे एक एस्टिमेट रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल आपको नहीं मिल पाएगा कि हमें यहाँ पे कितना रेवेन्यू मिलने वाला है। आपको यहाँ पे पहले पैसा लगाना है तो उस पैसे को रिकवर भी करना है, तो रिकवर करने में कितना टाइम आपको लगेगा वो सब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और उसी के साथ में यहाँ पे फुटफॉल कितना रहता है वो भी आपको यहाँ पे देख लेना है, ताकि आपको यहाँ पे ब्रांड के बारे में पता चल जाए कि कितने लोग इनके ब्रांड को पसंद कर रहे हैं, कितनी फुटफॉल यहाँ पे अपने हो सकती है, एस्टिमेट अपन लगा सके। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपका जो फ्रेंचाइजर है वो आपको मेन प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, और मेन प्रोडक्ट के साथ में आपको यहाँ पे अपसेल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। अब यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ डोमिनोज का। जब भी आप डोमिनोज जाते हो, डोमिनोज के अंदर आप केवल पिज्जा खाने के लिए नहीं जाते हो। डोमिनोज आपको केवल पिज्जा ही यहाँ पर नहीं देता है कि आपको पिज्जा दे दिया और आप पिज्जा खा के वापस आ गए। वहाँ पे आपको अपसेल्स भी मिलते हैं, वहाँ पे आपको साइड्स भी मिलती है, वहाँ पे आपको जो है डिप्स भी मिलती है, वहाँ पे आपको जो है अदर जो उनकी वेराइटीज होती है प्रोडक्ट्स की वो भी यहाँ पे मिलती है। तो उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि यहाँ पे हम लोग अपसेल के अंदर चाहे वो गार्लिक ब्रेड हो, फिर चाहे उनके नगेट्स हो, कुछ भी हो वो आपको यहाँ पे देते हैं। उसी तरीके से जैसे आप मैकडी में जाते हो तो मैकडी में आपको फ्राइज मिलती है, कोक मिलती है, ओके, फिर यहाँ पे आपको जो है मैकपफ और इनके कुछ अदर प्रोडक्ट्स जो वो मिलते हैं। तो यहाँ पे एक अपसेल की अपॉर्चुनिटी आपके पास में रहती है। जिस बिजनेस के अंदर अपसेल के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट तैयार रहता है वहां पर आप कस्टमर को ज्यादा बेच सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास में बेचने के लिए कुछ प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो आपकी फ्रेंचाइजी किस काम की है फिर। क्योंकि अगर आप एक फ्रेंचाइजी लेके आ रहे हो पर्टिकुलर किसी भी ब्रांड की,
ओके, और वहां पर आपको अदर कुछ स्टफ नहीं बेचने को मिल रहा और कस्टमर की अगर डिमांड यहाँ पे आ जाती है, कस्टमर को यहाँ पे लगता है कि नहीं मुझे कुछ चीजें और चाहिए, तो वो आप यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवा सकते और कस्टमर का यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो खराब हो जाएगा। यानी कि अगर आप बर्गर की फ्रेंचाइजी ले रहे हो, वहाँ पे बर्गर केवल आपको अदर कुछ साइड्स नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको जो है फ्राइज वगैरह का ऑप्शन नहीं दे रहा है, यहाँ पे आपको कुछ ड्रिंक्स का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होना 100% श्योर है। फिफ्थ पॉइंट आता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वर्दीनेस का और यहाँ पे रॉयल्टी फीस स्ट्रक्चर का, यानी कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट वहां पे करना है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी आप पैसा दे रहे हो क्या वो वर्थ इट है। और फिर यहाँ पे दूसरी चीज आती है हमारे पास में उनकी रॉयल्टी स्ट्रक्चर की, यहाँ पे कितना परसेंट हमें रॉयल्टी देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जिस हिसाब से अभी एक स्कैम बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब स्कैम है या नहीं है वो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन वो एक स्टोरी बड़ी अच्छी चल रही थी MBA चाय वाला की। 2.25 लाख रुपए भैया, अब उम्मीद एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है क्या? उनके ऊपर बहुत से फ्रॉड और स्कैम के एलिगेशंस लग रहे हैं। गलत सेल का वादा किया, हमें जो 22 सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे की। इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। और यहाँ पे MBA चाय वालों ने यहाँ पे लोगों से 20-25 लाख रुपए लिए थे एक फ्रेंचाइजी खोलने के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे 20-25 लाख रुपए ले रहा हूँ और एक चाय का बिजनेस खोल रहा हूँ तो वो मेरे लिए वर्थ इट नहीं है बिल्कुल भी। किसी भी तरीके से मैं एक ब्रांड को इतना पैसा नहीं दूंगा, वो भी केवल एक सिंपल प्रोडक्ट के लिए और उनकी साइड से बहुत एवरेज हो। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ सबवे की, तो मैं 30 लाख की एक फ्रेंचाइजी लेके आ सकता हूँ, 30-35 लाख की मैं फ्रेंचाइजी लेके आ सकता हूँ सबवे की, जो कि बहुत ज्यादा उससे बेटर अपॉर्चुनिटी है और जहाँ पे बहुत ज्यादा साइड मेरे को मिलती है और वहाँ की रॉयल्टी जो है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पे हमको 2 से 5% की रॉयल्टी देनी पड़ती है, उससे ज्यादा रॉयल्टी में यहाँ पे नहीं देनी पड़ती। तो अगर आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि मैं 30-35 लाख किसी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ फ्रेंचाइजी के ऊपर, तो वहां पे वो फ्रेंचाइजी उसके लिए वर्थ इट होनी जरूरी है। अगर आप ऐसी फ्रेंचाइजी को दे देते हो जिसका भी कोई नाम नहीं है, जिसकी मार्केटिंग नहीं है, जिसका यहाँ पे कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, जिसकी अभी यहाँ पे कोई फुटफॉल नहीं है, रेपुटेशन नहीं है, और ऐसे ही आप उसकी फ्रेंचाइजी लेने लग जा रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि उस 30-35 लाख रुपए में आप खुद का ब्रांड बना सकते हो बहुत ज्यादा तगड़ा, और उस ब्रांड को फिर आप फ्रेंचाइजी दे सकते हो बहुत ज्यादा तगड़ा। तो यहाँ पे आपको एक चीज जरूर से ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसको फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो वर्दीनेस जरूर से चेक करें, और रॉयल्टी स्ट्रक्चर उनका रॉयल्टी कितना है, 2% का है, 3% का है, 5% का है, या फिर आपको यहाँ पे 10-15-20% रॉयल्टी देनी पड़ रही है। जितनी ज्यादा रॉयल्टी देनी पड़ रही है उतना आपका बिजनेस घाटे में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉफिट के नाम पे फिर कुछ बचने वाला नहीं है, इसलिए आपको रॉयल्टी 1-2-3% तक की देनी होती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ज्यादा लोग देखते हैं कि उसका जो कंपटीशन है वो कंपटीशन हमारी सिटी के अंदर कैसा है, हमारे लोकल एरिया के अंदर उसका कंपटीशन जो कैसा है। अब यहाँ पे बात अगर कंपटीशन की समझे तो इस हिसाब से समझ सकते हो कि एक ही जगह पे मानो 2 आउटलेट खुल चुके हैं सेम एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। यानी मैं बात करूं पिज्जा के लिए, यहाँ पे 2 आउटलेट खुल चुके हैं, एक है डोमिनोज का, एक है पिज्जा हट का। तो यहाँ पे आपके जो कस्टमर्स है ना वो डिवाइड हो जाएंगे। अगर आपने लोकेलिटी सेम ले रखी है कि यहाँ एक ही बिजनेस जो है, एक टाइप का बिजनेस है, एक ही बिल्डिंग के अंदर आपने खोल रखा है, तो यहाँ पे आपको जो बिजनेस बहुत ज्यादा सफर करने वाला है। बट अगर आपने यहाँ पे दोनों को बहुत अलग अलग डायरेक्शन में है, आपका मतलब एक ने आपने किसी कंपटीटर ने दूसरी जगह पे प्रोडक्ट बेच रहा है, मतलब आपसे 2-4 किलोमीटर दूर है, तो आपका जो बिजनेस है वो थोड़ा अच्छा चलेगा। अपने कंपटीशन की जरूर से यहाँ पे नजर रखना, कंपटीशन को जरूर से एनालिसिस करना, और यहाँ पर कंपटीशन ये भी एक चीज देख लेना कि आप जिस फ्रेंचाइजी को लेके आना चाह रहे हो, जिस फ्रेंचाइजी को आप ले रहे हो, उसका कंपटीशन जो है, उसका जो कॉम्पिटिटर है वो आपको अच्छी डील दे रहा है कि नहीं। अगर वो अच्छी डील दे रहा है तो भाई साहब वहां चल जाना, अच्छी डील ले लेना, बाकी के चक्कर में मत पड़ना। जो अच्छी डील देता हो, जिसकी रॉयल्टी स्ट्रक्चर अच्छी हो, जिसका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, जिसका प्रोडक्ट अच्छा हो, जिसकी वैल्यू अच्छी हो, वो फ्रेंचाइजी आपको यहाँ पे लेके आनी है। अदरवाइज आपको यहाँ पे दूसरी फ्रेंचाइजी लेने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे बहुत सारा लॉस होने वाला है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेनिंग सिस्टम की, सपोर्ट सिस्टम की। किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी जब आप लेते हो तो उसका ट्रेनिंग सिस्टम देख लेना कैसा है, उसका सपोर्ट सिस्टम देख लेना कैसा है, क्योंकि अगर आपको सपोर्ट नहीं मिला टाइम पर तो हो सकता है आप यहाँ पर मार्केट के अंदर फील हो जाओ। आपको यहाँ पे हर चीज के अंदर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी इनिशियली, और आपका अगर ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा नहीं है किसी भी बिजनेस फ्रेंचाइजी का, तो वहां पे आपको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, आपके एम्प्लॉइज को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। आपके एम्प्लॉइज को अगर अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे, अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करेंगे, कस्टमर एक्सपीरियंस खराब, कस्टमर वापस आपके पास में कभी नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखना इस चीज को कि जब भी आप फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हो, उनके ट्रेनिंग सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम का पूरा नॉलेज लेके आना कि सर हमें किस तरह की ट्रेनिंग आप दोगे, किस तरह का सपोर्ट हम आप प्रोवाइड करोगे, किस तरह की मार्केटिंग सपोर्ट करोगे, किस तरह की आप हमें जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करोगे। हर एक चीज जो है वो चारों तरीके से चेक कर लेना, उसके बाद में किसी फ्रेंचाइजर को पैसा देना। अगला पॉइंट आता है हमारे पास में, वो आता है एंटरप्रेन्योर खुद जिसकी फ्रेंचाइजी हम लोग लेके आ रहे हैं। कहीं वो कहीं पर ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है,
कहीं पर वो जो एंटरप्रेन्योर है वो फ्रॉड तो नहीं है, कहीं पर वो एंटरप्रेन्योर जो है वो अंडर नॉलेज तो नहीं है, अंडर वैल्यूड तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे ही किसी की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, बाद में पता चलता है कि इसका एंटरप्रेन्योर सही नहीं है, फाउंडर सही नहीं है, और यहाँ पे उनके ऊपर पहले से बहुत एलिगेशंस लगे हुए हैं, कंपनी की रेपुटेशन जो है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है। पहले हम लोग ये सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर से मुझे क्या फर्क पड़ेगा, फाउंडर से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता है। जब बात आती है मार्केट में वैल्यूएशन की, जब बात आती है मार्केट में रेपुटेशन की, ब्रांड के वैल्यू की, ब्रांड के रिकॉग्निशन की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फर्क इन्हीं चीजों का पड़ता है। क्योंकि आपको एक ब्रांड के बारे में बता देता हूँ, AIB करके एक ब्रांड था जिसके फाउंडर में फोर्थ होने के बाद में उस ब्रांड को पूरा बंद करना पड़ गया। हालांकि वो कोई फ्रेंचाइजी ब्रांड नहीं था, पर फिर भी यहाँ पे ब्रांड की रेपुटेशन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लोग जो है आज के टाइम पे बॉयकॉट बहुत जल्दी करते हैं, इसलिए जरूर से ध्यान रखें कि आपका जो भी फ्रेंचाइजर है, उसका जो एंटरप्रेन्योर है, उसका जो बिजनेसमैन है, उसका जो फेस है, वो फेस कैसा है, किस तरह का है, वो एंटरप्रेन्योर कितना लायक है, और उसके पास में जो चीजें आपको देने के लिए एज अ एंटरप्रेन्योर है, और क्या वो इनफ है आपके बिजनेस को बनाने के लिए, और ये सब चीजें चेक करके ही आप आगे बिजनेस करिएगा। फिर आती है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ पे लोग देखते हैं लोकेशन ऑफ फ्रेंचाइजी। जहाँ पे आप अपनी फ्रेंचाइजी खोलना चाह रहे हो, जहाँ पे भी आप फ्रेंचाइजी लेके आना चाह रहे हो, क्या वो लोकेशन आपके लिए सही है, क्या उस लोकेशन में लोगों के पास में पैसा है खर्च करने के लिए, क्या वहाँ पे उस फ्रेंचाइजी के आइडियल कस्टमर्स आपको मिल सकते हैं। अब कई बार होता ये है कि आप ऐसी फ्रेंचाइजी ले आते हो जहाँ पर टियर 3 सिटी है, टियर 3 सिटी के अंदर आप फ्रेंचाइजी लेके आ गए, यहाँ पे स्टारबक्स की, पहली बात तो स्टारबक्स आपको देगा नहीं, बट फिर भी किसी तरीके से आपने फ्रेंचाइजी ले ली, बाई चांस मान लो, सपोज करते हैं एक बार के लिए, तो वहाँ पे फ्रेंचाइजी आपकी चलेगी नहीं, क्योंकि 250 रुपए की कॉफी पीने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आने वाला, 250 रुपए की चाय पीने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आने वाला। सबको पता है कि यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है। जब लोगों के पास में पैसा नहीं होता खर्च करने के लिए किसी भी ब्रांड के ऊपर, तब वहाँ पे ब्रांड अच्छी कमाई नहीं कर सकता। इसलिए अपनी लोकेशन जरूर से देख लें, वहाँ पे लोगों का स्पेंडिंग बिहेवियर जरूर से देख लें। अगर यहाँ पे लोग हैं जो 10 रुपए का कुत्ता बर्गर खा के खुश रहते हैं, तो आप यहाँ पे मैकडी का बर्गर उनको नहीं खिला सकते, क्योंकि वो आपको ज्यादा कॉस्ट कर रहा है। और जहाँ पर लोगों को ज्यादा कॉस्ट कर रहा है और लोगों के पास में पैसा नहीं खर्च करने को, उस ब्रांड के पास में कभी नहीं जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें हमेशा कि आपका जो फ्रेंचाइज लोकेशन है, एक तो ज्यादा से ज्यादा फुटफॉल हो, वहां पे होना चाहिए, एक उनका स्पेंडिंग बिहेवियर अच्छा हो। जहां पे स्टूडेंट्स रहते हैं वहां पे आप उसको खोल सकते हो, अगर मिड रेंज का है तो, क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट जो है मिड रेंज में जरूर से आएगा। उसके लिए एक अच्छा माहौल बना के दे दिया आपने, एक अच्छा एम्बियंस दे दिया, अच्छी क्वालिटी हम उसको दे रहे हैं, प्राइस भी जो है वो ठीक ठाक है, तो यहाँ पे कस्टमर आपके पास में चला आएगा, इस ब्रांड आपके पास में चला आएगा। इससे आपको एक कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है, और आपकी जो लोकेशन है, उस लोकेशन के ऊपर आपके आइडियल कस्टमर आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, तभी फ्रेंचाइजी आपको वहाँ पे खोलनी है। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आप उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के बिजनेस में, यानी कि आप यहाँ पे सपोज करो एक फ्रेंचाइजी लेके आ रहे हो मैकडी की, बट आपको खाना बनाने का, आपको रेस्टोरेंट बिजनेस का बिल्कुल पैशन नहीं है, बिल्कुल शौक नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास में, उसका नॉलेज, पैशन भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, तो आप यहाँ पे मात खा जाओगे। अगर आपका पैशन है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, तभी आप वहाँ फ्रेंचाइजी लेके आना, अदरवाइज आप वहाँ फ्रेंचाइजी मत लेके आना, आपके लिए गोल्डन एडवाइस है। अगर आप ऐसे बिजनेस की फ्रेंचाइजी ले लेते हो जिसका पैशन आपको नहीं है, जिसका नॉलेज आपको नहीं है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा उठाना पड़ेगा, फाइनेंशियली भी और आपको मेंटली भी, क्योंकि जब बिजनेस नहीं चलेगा, फाइनेंशियल लॉस होगा तो आपको मेंटल स्ट्रेस भी यहाँ पे बढ़ने वाला है। और अगर आप चाहते हो अपने बिजनेस को, एग्जिस्टिंग बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ाना, अपने बिजनेस को ऑनलाइन शुरू करना, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना, तो यहाँ पे हाइक मी लाइव आपकी पूरी हेल्प कर सकता है। आपको यहाँ पे हर एक प्रकार की सारी चीजें मिलेगी, सारी सर्विसेज मिलेगी जो आपके बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में आपके लिए हेल्पफुल रहती है। आप आज ही हाइक मी लाइव को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करवा सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के अंदर, एक नई लर्निंग के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, वंदे मातरम।